बात आज की चैनल के कार्यक्रम मुद्दा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मुद्दा बड़ा पेचीदा है, जुड़ा हुआ है कि किस तरीके से पहले तो एलिवेटेड रोड बनाया गया, उसमें भ्रष्टाचार हुआ। अशोक मलिक और हम आपस में मिलकर जब भी कभी बात करते रहे, इस स्टेज से यही कहते रहे कि ढहेगा। उसमें खड्डा हुआ और खड्डा होने के बाद में उसको खाली किया गया। खाली करने के बाद में अब दूसरी स्थिति आ गई है कि उसके अंदर नीचे से ज़मीन से पानी रिस रहा है। अगर ज़मीन से पानी यहाँ रिस रहा है तो निश्चित रूप से और जो उसकी दूसरी भुजाएं हैं जो जिन पर यातायात चल रहा है, उसके नीचे से भी यही स्थिति बन रही होगी कि पानी ऊपर सीवरेज से आ रहा होगा, और अगर वो आ रहा होगा तो किसी दिन उसका ढहना तय है। मैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अशोक मलिक, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अजमेर नहीं, राजस्थान नहीं, पूरे देश के अंदर अब अशोक मलिक का नाम अलग से बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। जिस तरह सेवन वंडर का सलूक हुआ, और भारत हमारे जो लोगों के नागरिकों के पैसे हैं, उसकी गाड़ी कमाई है, उस पर जब जब भी कभी हमला हुआ है, उस हमले का सामना करने के लिए अशोक मलिक हमेशा आगे खड़े रहे, अग्रिम पंक्ति में। मैं आपका स्वागत करता हूं, आप आए। अशोक जी, सबसे पहले ये सवाल कि जो ये तीसरी भुजा जो खाली करवाई गई थी, उसका खाली कराना ठीक था या उसके साथ में कोई और दूसरा व्यवहार किया जाना चाहिए था? देखिए, जो तीसरी भुजा है, मेरा आज भी प्रशासन से ये अनुरोध है कि इस भुजा को हटा दिया जाए जी। उसका कारण है कि हमारे जो सोनी जी की नसियां है, उसका स्वरूप और उस पे जो इस पे निकलने वाली जो गाड़ियां हैं, उसके धुएं से उसकी जो स्ट्रक्चर है उस पे एडवर्स प्रभाव पड़ रहा है जी। उस जो एक इतना सुंदर एक पुरातत्व की दृष्टि से सोनी जी का मंदिर जो अजमेर में के इतिहास को बताता है, उसके पास में अपन ने एलिवेटेड रोड की भुजा उतार दी। ये एलिवेटेड रोड की शहर को कोई आवश्यकता नहीं थी जी। अब जो एलिवेटेड रोड में जो आज इन्होंने शुरुआत करी है और ये कहा कि साहब, सबसे पहली चीज आई जो यहाँ चारू मित्तल जी थी, मैं आपको क्लियर कर दूं, वो कभी पीडब्ल्यूडी की इंजीनियर नहीं थी, पीएचडी की इंजीनियर थी, जो डेपुटेशन पे पीएचडी में जो डेपुटेशन पे पीडब्ल्यूडी में आई और यहाँ इस एलिवेटेड रोड की प्रोजेक्ट डायरेक्टर बन के बैठ गई। बोलिए, जबकि उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था ना, उनको कोई रोड्स बनाने का ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था जी। अब वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर बन गई। जब ये भुजा दबी तो उन्होंने एक कहा कि साहब, हमने चूहे देखे जो कि मेम्ब्रेन शीट्स खा गई। सर, जब पूरी खुदाई हुई, मिट्टी निकाली गई, मेम्ब्रेन शीट थी ही नहीं। बोलिए, आप कहाँ चूहे खा गए? चूहे खाए तो कोई खाए हुए अवशेष तो होते। हाँ। और जो चूहे खाए, एक्चुअली क्या है कि वो जिन चूहों को खाने का जिक्र कर रही थी अशोक जी, वो मेरे ख्याल से अधिकारी थे। वो चूहे अधिकारी थे और वो खा गए। हाँ, वो तो जनता जानती है कि इस एलिवेटेड रोड का, इसकी कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी देख के हर चीज के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, स्टेट गवर्नमेंट ने एसओपी बना रखी है। बिल्कुल। एसओपी का मतलब है ये नहीं, स्ट्रक्चर नहीं है, ये है स्पेशल ऑपरेशन ये है स्ट्रक्चर ऑपरेशन प्रोटोकॉल। ओके। जिसके अंदर जो भी काम है, स्टैंडर्ड ऑपरेटर प्रोटोकॉल। ओके। इसको अपन ये मान सकते हैं कि वो एक गाइडलाइन है जी। सब चीजों की गाइडलाइन के अनुसार ही कार्य किए जाते हैं। उस एसओपी को यहां फॉलो नहीं किया गया। जो हमारे पिलर्स खड़े हैं उसमें पाइलिंग प्रॉपर नहीं है। पाइलिंग संभव नहीं था क्योंकि नीचे दलदल थी। खाईलैंड का नाम ही खाई के कारण पड़ा था। हाँ। तो यहाँ पे नीचे जाने के बाद रिग्स ही नहीं चलती हैं, पानी आ जाता है, आना सागर का फ्लो है, तो वहां प्रॉपर वे में पाइलिंग नहीं हुई। और जो भी पूरे एलिवेटेड रोड में अप टू कचहरी रोड भी यही स्थिति है। एलिवेटेड के इस क्षेत्र में ये पिलर्स की पाइलिंग नहीं हुई है।
उनको वो जब थोड़े बहुतों में उनमें डिपर आने लगा और वो इनको लगने लगा कि कहीं क्रैक्स होके अंदर जा रहे हैं, तो इनने उनके चारों तरफ कॉलर लगा दिए। आप कहीं पे भी देखेंगे किसी पिलर के बाहर ऐसा कॉलर नजर नहीं आएगा। वो अपने इस अजमेर के एलिवेटेड रोड की क्वालिटी इंफीरियर होने के कारण करी गई जी। और सबसे बड़ी बात है कि एक सिंगल टेंडर पे दी गई और उस कंपनी को दिया गया जिसको एडवर्टाइजमेंट का एक्सपीरियंस था। उसने जयपुर में शूटिंग रेंज बनाई, वहां वो 100 करोड़ रुपए से मार्केट से उसने उधार लिया था, माइनस थी शूटिंग रेंज में। उसको फुलफिल करने के लिए पहले दिन ही वर्क ऑर्डर के साथ 100 करोड़ रुपए उस कंपनी को दे दिया, एडवांस दे दिया गया, काम शुरू नहीं किया। हाँ, उससे पहले ही एडवांस दे उसका काम विज्ञापन कंपनी थी, विज्ञापन कंपनी को कंस्ट्रक्शन कंपनी मानते हुए काम दे दिया गया। हाँ, उसने एक काम किया, एक नोएडा की कंपनी जिसने कंस्ट्रक्शन किया था उसके साथ अपना कोलैबोरेशन दिखाया। बोलिए आप। और उसके बाद में वो कंपनी कभी दिखी नहीं। और जो गडर्स बनाए गए हैं उन गडर्स में निगम के सामने इनके पिलर्स में डिफरेंस हो गया। जब इनने पिलर्स बनाने शुरू करे थे और गडर बनाए, उस टाइम वो गडर जो थे उससे 11 इंच छोटे पड़ गए। इनने वेल्डिंग करके जोड़ दिया। वो किसी भी दिन निगम की जो बिल्डिंग है, नगर निगम की एंट्रेंस है, वहां गिरेंगे, वहां से वो किसी भी दिन क्रैक होके गिरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा आप गांधी भवन की तरफ के पिलर्स जो हैं, जो कि रेलवे के गेट की तरफ जाते हैं, जो वो तलेड़ा स्क्वायर बना हुआ है उसके साथ वाला, यदि आप यहां से खड़े होके देखेंगे गांधी भवन के कॉर्नर से, तो आपको उसमें लकड़ी की पैकिंग नजर आएंगी। ऊपर के पिलर जो रबर के स्ट्रक्चर से वो करे जाने चाहिए थे, जब वो अनइवन बैलेंस्ड हुए तो उनको लकड़ी से पैकिंग कर दिया। मैं तो ये कहता हूं कि राज्य सरकार को, जब ये कह ही रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में बना है और सब कुछ हो चुका है, 7 वंडर टूट चुके हैं, आने वाले समय में पाथवे टूटना निश्चित है, तो क्यों नहीं इस स्ट्रक्चर की जांच करवा के, जब पब्लिक कोई एक्सीडेंट करके मरे, मैं आपको आज दावा करता हूं 5 साल बाद गिरे, 2 साल बाद गिरे, ये ब्रिज गांधी भवन तिराहे के ऊपर, चौराहे के ऊपर ये पलटी खाएगा। इसमें कितने लोग मरेंगे, कितने लोगों का इसमें जो है इस ब्रिज के साथ जाना और इसमें इस ब्रिज को समर्पित होकर भगवान को प्यारे होना लिखा है, ये कहा नहीं जा सकता। आज की डेट में भी इस ब्रिज की जो इनने जांच करवाई MNIT से, जब MNIT के इंजीनियर से मैंने बात करी और मैंने कहा साहब आप ये देख लीजिए, तो कहने लगे साहब हमारे को तो जितना काम सौंपा गया है हम वही करेंगे, पूरा काम सौंपा जाएगा तो पूरा करेंगे। मैं आज भी इस सरकार से, अजमेर प्रशासन से ये कहता हूं कि इसकी प्रॉपर वे में जांच करा के इस एलिवेटेड रोड को हटा दिया जाए, शहर का ट्रैफिक सुचारू हो जाएगा। जो 272 करोड़ रुपए हैं वो जो अधिकारी थे उनसे वसूल किया जाए, इनको प्राइस एक्सेलेशन का लाभ देके करीब 45 करोड़ रुपए दे दिया गया, वो सब वसूला जाए। इसकी क्वालिटी इंफीरियर है। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, जो ये नीचे से पानी निकल रहा है, अशोक जी मैं उसी पर आ रहा था, आप बहुत अच्छे तरीके से मेरी बात समझे। जो पानी निकल रहा है उसका कारण है या तो यहां नीचे से पाइपलाइन है, क्योंकि मेरे को अच्छी तरह पता है कि इन्होंने जहां पिलर्स लगाए थे वहां पाइपलाइन लगाने के लिए कोरोना के दौरान इनने कार्य कराया था PhD वालों से, और उनकी जो लेबर थी उसको खाना मैं ही पहुंचा रहा था। इसलिए मेरे को पता है कि यहां पाइपलाइन जा रही है। जहां तक पिलर थे वहां तक तो इनने पाइपलाइन को किया, और मेरा ये मानना है कि उसके नीचे पाइपलाइन है जो कि फट चुकी है। हाँ, ये भी हो सकता एक तो है। उसकी वजह से पानी आ रहा है। हाँ। दूसरा, जो आगरा गेट से निकलने वाले नाले थे वो भी अंडरग्राउंड फ्लो होके यहीं से जा रहे थे। बिल्कुल, और आज अब भी जा रहे हैं। इतनी बरसात हुई है, उनमें ब्लॉकेज आ गया हो, उसका भी पानी हो सकता है, नीचे से खोखलापन हो गया हो। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, इसको कंप्रेस्ड करना पड़ेगा। यदि कंप्रेस्ड करेंगे तो जो इसकी दीवारें हैं टूट जाएंगी, बिल्कुल वो दीवारें बस्ट हो जाएंगी, और बस्ट होने के बाद में ये निश्चित है कि ये नुकसान होगा। इसके आगे वाली जो भुजा है
जो कि मित्तल मॉल के सामने उतर रही है, उसमें यदि आप देखेंगे खाईलैंड की तरफ से खड़े होके तो 4 से 5 फीट की दूरी पे उसमें भी पूरा क्रैक आ चुका है। तो ये तो असुरक्षित है जी। प्रशासन को एक उच्च स्तरीय जांच करनी चाहिए और जो भी भ्रष्ट लोग हैं और इस ब्रिज का एसओपी के अनुसार सारी कार्रवाई की जानी चाहिए जी। अभी मैं आपको एक और उदाहरण दूं। पहली बार जब हमारे यहाँ की रोड बनने लगी अजमेर उत्तर के देवनानी जी के सहयोग से, तो मैंने पहली बार एसओपी का उपयोग किया और आपने देखा जी। जो कुंदन नगर से जाने वाली रोड है अपने कोर्ट बिल्डिंग से शुरू होके जी। पुरानी कोर्ट, वहां से जहां तक लाइन नहीं डली थी वहां वो 3 डंपर ले आए थे, हमने उसके डालने दिया। उसके बाद हमने एसओपी के नियमों से करा तो जो रोड 2 दिन में पूरी हो जाती बनके, उसको बनने में आज 8 दिन लगे हैं। नहीं वो तो ठीक है सर, मैं जब आपने इस रोड का ही जिक्र कर दिया तो मैं फिर लिया हूँ वो जम्मू होटल वाला प्रसंग भी लिया हूँ, क्योंकि जम्मू होटल वाले को भी हटाने के लिए अब निर्देश बिल्कुल साफ हो गए हैं कि ये नेशनल हाईवे के उसके ऊपर मार्ग वो है अवरोध करते हैं, और ये का यही मार्ग अवरोध जो चल रहा है कि ये जस्टिफाई हो नहीं सकता और यहाँ से चलेंगे तो फिर बहुत सारी संभागीय आयुक्त कार्यालय से लेकर नहीं, मैं आपको ये क्लियर करूं, जो जम्मू की होटल वाला हुआ ये बहुत दिनों से मामला चल रहा था जी। लेकिन पिछले दिनों जो पूरे देश के अंदर रोड साइड एक्सीडेंट्स हुए और जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने प्रसंग ज्ञान लिया, खासकर जो जोधपुर से फलौदी वाले रूट पे जो कि जो यानी महिलाएं आ रही थी और वो रोड साइड ढाबों पे खड़े ट्रक के अंदर घुस के उनकी मृत्यु हुई, जो सुप्रीम कोर्ट की बिश्नोई बेंच ने जब इस पे लिया तो उसका इफेक्ट यहाँ आया जी। जो ये डेट लग नहीं रही थी। हमारे जो चीफ जस्टिस महोदय थे वो रिटायर हो चुके हैं राजस्थान के, और उनकी जगह जो चार्ज में जस्टिस थे उनके सामने जब ये प्रसंग आया तो उनने एक विस्तृत, इसको मैंने कल पढ़ के देखा है, मेरे को एक विस्तृत उसने इसमें क्राइटेरिया तय कर दिया जो सब जगह लागू होगा, अब वो पूरी जगह लागू होगा जी। अब ये यदि शुरू होता है जो मेयो कॉलेज की दोनों तरफ, मेयो गर्ल्स और मेयो बॉयज के बीच में, वो रोड भी इसी स्ट्रेंथ के अंदर जाएगी, बिल्कुल जाएगी, और उसके दोनों साइड तोड़ा जाएगा। नियम है 4.5 फुट से ऊपर की दीवारें नहीं होनी चाहिए। हमारी अनीता बदेल जी वहां से एमएलए हैं, उनको भी 20 साल हो गए, वो उस गली में से ही आ रहे जा रहे हैं, उनने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया कि ये टनल में से क्यों भेज रहे हो। तो ये एक्सीडेंटल पॉइंट्स हैं, इसको भी हटाना पड़ेगा। उसके अलावा जयपुर रोड तो आप देखिए साहब, 6 लेन किस तरीके से बनाई है स्मार्ट सिटी में, वो आपको ही पता है, उसमें पहाड़ काटा जाएगा, वो कई चीजें हैं। आप जयपुर रोड को भूल जाइए तो 4 रोड का, वो जो जयपुर रोड में जो 110 फुट का जो दरवाजा बनाया जा रहा है 120 फुट का, वो भी मार्ग अधिकार में है सर। मार्गाधिकार को यदि अपन उसकी डेफिनेशन करने लगेंगे तो इस अजमेर में मैक्सिमम चीजें टूटने शुरू हो जाएंगी। शुरुआत करोगे आप जयपुर रोड से, शुरुआत शुरू करोगे तो सबसे पहले जो ये जो दयानंद स्मारक बना है उस पे भी गाज गिरेगी, वो तो गिरेगी, और वहां से अगर शुरू करते हैं आप तो गिरते 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 आएगा। ये दरवाजा वगैरह जो बन रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि आने वाले 10 सालों के अंदर ये मेन ये गेट का वो सर ऐसा है कि ये गेट वगैरह तो ठीक है, जो इसका इफेक्ट और जो आएगा, 1 सालों से चल रहा है शास्त्री नगर को जाने वाला रोड, वो शास्त्री नगर में तो 100 फीट का रोड है, लेकिन राम भवन से इसके बीच में वो रोड की चौड़ाई 30 फुट हो जाती है, बिल्कुल, और उस पर अतिक्रमण है। तो ये ममता स्वीट से और यहाँ राम भवन तक इनका टूटना भी निश्चित है, बिल्कुल। और अब मैं आपको ये साफ क्लियर करूं कि नगर निगम के अगेंस्ट में ये जो अधिकार दिया है वो एडीए को सौंपा गया है। एडीए इसमें तटस्थ एजेंसी के रूप में काम करेगी जी। यदि एडीए को तटस्थ रूप में काम करना है तो मैं उसका एक पैटर्न समझा देता हूं, क्योंकि मैं प्रशासनिक क्षेत्र में काफी काम कर चुका हूं। आज एडीए जो कमिश्नर है उसको वो प्रेसिडेंट की तरह काम करती है, सारी की सारी जो उसकी पावर्स हैं वो सेक्रेटरी के अंदर नियत है। तो एडीए चेयरमैन को जितने भी डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर प्लानिंग वो इसकी रोड की विड्थ और उसको तय करेगा,
डायरेक्टर इंजीनियरिंग्स वो रोड कैसी बनेगी, कितना तोड़फोड़ होगा वो तय करेगा। डायरेक्टर लीगल वो इस लीगल वे में देखेगा कि किस तरीके से कोई लिटिगेशंस आएगा उसको कैसे अलग करना है। और डायरेक्टर फाइनेंस वो देखेगी कि क्या मशीनरी चाहिए, क्या कितना बजट चाहिए, तो वो तुरंत इसको इशू करने के लिए कमेटी बना दी जाएगी सेक्रेटरी के अंदर। सेक्रेटरी के नीचे अब पूरा क्षेत्र लिया है इस कोर्ट ने और 1 महीने में आदेश दिए सारे अतिक्रमण हटाने के। उसके पास जितने डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनके क्षेत्र को डिवाइड करेगा और यही कमेटी उनको गाइड करके आगे तोड़फोड़ का पूरा एक स्वरूप बदल जाएगा। यदि जो कमिश्नर हैं उनकी इच्छा शक्ति काम कर जाए तो वो अदिति मेहता जी को जैसे याद किया जाता था वैसे ही इन मैडम नित्या के को याद किया जाएगा यदि उनने अपनी पावर्स का यूज कर लिया जी। इन पावर्स का यूज अदिति मैडम ने किया तो आपको देखने को मिला कि दरगाह बाजार की सड़कें चौड़ी हो गई, आगरा गेट चौड़ी हो गया, मदार गेट चौड़ा हो गया। तो आज इच्छा शक्ति की काम है और जनता को इसमें सपोर्ट में आना पड़ेगा क्योंकि गाड़ियों की तादाद बढ़ती जा रही है, शहर में डेंसिटी बढ़ती जा रही है। कोई भी आप 4 व्हीलर्स देख लीजिए, वो देख लीजिए। उसके अलावा एक सबसे बड़ा खतरा है नगर निगम के डंपर्स। ये डंपर्स फिट नहीं है, इंक्लूडिंग फायर की गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है। इंश्योरेंस कराया जा रहा है क्योंकि इंश्योरेंस से माल मिलता है, इंश्योरेंस कंपनी वालों से जिनको मिलता है वो इंश्योरेंस करा रहे हैं। जब यदि गाड़ी का फिटनेस नहीं है तो आपका इंश्योरेंस किसी काम का नहीं है, आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। तो आज निगम के जो डंपर्स चल रहे हैं वो सबसे बड़े यमदूत के रूप में चल रहे हैं। पिछले दिनों देखा आपने एक्सीडेंट कर दी। वो गाड़ियां फिट नहीं है, ठेकेदारों की गाड़ियां फिट नहीं है। उसके अलावा कई ट्रैक्टर्स के कागज चेक करे जाएं तो यहां कई चोरी के ट्रैक्टर्स मिल जाएंगे। हाँ बिल्कुल 80%, बल्कि मैं कहूंगा आप तो चोरी के कुछ नहीं, बहुत सारे के सारे चोरी के नंबर नहीं है ट्रैक्टरों के ऊपर, ट्रैक्टरों पे नंबर नहीं है। वो सारी की सारी चीजें इस तरीके से शहर को बर्बाद किया है। और मैं आपको एक चीज और कर दूं, यदि अब 31 जनवरी तक हमारे को इस मेयर को झेलना है, मैं कह रहा हूं झेलना है, उस झेलने का मतलब यह है कि आप देखिए किस तरीके से जनता के ऊपर अभी बोझ डाल दिया। अजमेर दक्षिण में लोगों से शुरू कर दिया कि 20 रुपए से लेके आपको 3000 रुपए तक सफाई व्यवस्था पे देना पड़ेगा। सफाई के नाम पे जीरो है, ठेकेदारों को पनपाया जा रहा है। कमिश्नर इसमें आंख बंद करके बैठे हैं, जबकि ये सारे जनप्रतिनिधियों का ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो ये एलिवेटेड रोड में पैसे का नाश हुआ है, जो सड़कों के अंदर इतना नुकसान हुआ है, जो शहर पानी के त्रासदी से जूझ रहा है, इन सभी पे जनप्रतिनिधियों की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो दोस्तों ये हैं अशोक मलिक जिन्होंने अपनी बड़े इस मुद्दे के ऊपर जो बेबाक होकर बात कही, आपकी सब समझ में आई होगी, उन जनप्रतिनिधियों को भी समझ में आई होगी, उन जिला प्रशासन के उन अधिकारियों को भी समझ में आई होगी। और अगर नहीं आई है तो कुछ आने वाले समय के अंदर हम लोग कुछ ऐसा कार्यक्रम लाएंगे, ऐसा आंदोलन अभियान छेड़ेंगे कि उनको समझ में आ जाएगी। ये अशोक मलिक आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कार्यक्रम पसंद आया होगा, आए तो हमें बताएं। धन्यवाद।